ठीक है बच्चों, ओके चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। ठीक है जी, ओके। अब मैंने आपके साथ जो चैप्टर लिया है वो जो चैप्टर है वो है शेयर। शेयर दो तरीके के होते हैं, एक होता है इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंस। बात क्लियर है? जैसे मैंने आपको बताया था, शेयर कैपिटल के अंदर तीन बातें आती हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में कहाँ लिखा होता है सर? ये लिखा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ऑथराइज्ड कैपिटल बेसिकली क्या होती है? इट इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी कैन इशू एज अ शेयर कैपिटल। सिंपल बात बोलूं, ये वो कैपिटल होती है जिसके लिए कंपनी परमिशन लेती है। कंपनी ने सपोज करिए एमसीए से, एमसी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो बेसिकली कंपनी के रिगार्डिंग जितनी भी जो बातें होती है ना वो सारी कौन डील करती है? एमसीए। शेयर कौन इशू करता है सर? शेयर इशू करती है कंपनी। ठीक है, कंपनी बहुत तरीके की होती है लेकिन आपके सिलेबस में तीन तरीके की दे रखी है, एक है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी। आपके सिलेबस में सिर्फ तीन है तो मैं आपको सिर्फ तीन के बारे में ही बोलूंगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ ऑथराइज कैपिटल की। ऑथराइज कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी जाती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी एमसीए के पास जमा करती है। एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इस मिनिस्ट्री का काम है पूरा कंपनी का के बारे, पूरे कंपनी के बारे में देखना। ठीक है, अब एमसीए से सपोज करिए कंपनी ने 10 लाख शेयर इशू करने की परमिशन ले ली। ध्यान दीजिए, मैंने नंबर ऑफ शेयर्स लिखे, रुपीज में नहीं लिखे हैं। एमसीए से कंपनी ने 10 लाख शेयर इशू करने की क्या कर ली? परमिशन ले ली। बात क्लियर है? ओके। एक बात और ध्यान रखना आप लोग, जो ऑथराइज कैपिटल होती है, ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा कोई भी ना कभी शेयर इश्यू होंगे ना ही सब्सक्राइब होंगे। मतलब कि जो ऑथराइज कैपिटल है वो मैक्सिमम कैपिटल है। मतलब कंपनी ने 10 लाख शेयर इश्यू करने की क्या कर ली? परमिशन ले ली एमसीए से। अच्छा, एक छोटी बात और ध्यान रखना, हम पूरा जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पब्लिक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात क्लियर है? आप सब लोग इसको भूल मत जाना गलती से, हम पब्लिक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। क्योंकि हमेशा जितने भी आप क्वेश्चन करोगे शेयर के, उसमें जो कंपनी होगी ना उसके आगे लिमिटेड वर्ड लिखा होगा। मतलब कि आप जो बातें करोगे वो करोगे सिर्फ पब्लिक कंपनी की, क्योंकि पब्लिक कंपनी पब्लिक में शेयर इशू कर सकते हैं, इसलिए हम पब्लिक कंपनी की बात करेंगे। बात क्लियर है? ऑथराइज कैपिटल सपोज करिए एमसीए से 10 लाख शेयर की परमिशन ली है, लेकिन कंपनी जो इशू कर रही है, देखिए ध्यान देना, मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? मतलब कंपनी मैक्सिमम जो शेयर इशू कर सकती है वो 10 लाख कर सकती है। 10 लाख से ज्यादा कंपनी मैक्सिमम शेयर इशू नहीं कर सकती है। अच्छा, इशू क्या होता है? इशू जो होगा वो मैक्सिमम 10 लाख तक हो सकता है, 10 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपल बात ध्यान देना आप लोग, जो इशू होगा ना, जो इशू होगा वो मैक्सिमम 10 लाख होगा, 10 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है। बात क्लियर है? और जो सब्सक्राइब्ड होगा वो जितना इशू करा गया है, जितना इशू करा गया वो पूरा होगा या फिर उससे थोड़ा कम होगा, लेस देन और इक्वल्स टू इशू, जितना हमने इशू करा है। बात क्लियर है? ओके, ये इनने बात लिख रखी है इस फ्लो चार्ट के अंदर। ये फ्लो चार्ट आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा, बहुत वाकई में हेल्प करेगा। यदि आपको चैप्टर की डीप नॉलेज लेनी है ना, एक पूरा चैप्टर गो थ्रू कर लो, उसके फ्लो चार्ट से रिवीजन कर लो, मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। अच्छा जी, अब ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आप बच्चों को ध्यान रखना है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल ही बैलेंस शीट के अंदर शो करी जाती है। जो बैलेंस शीट के अंदर सब्सक्राइब कैपिटल शो करी जाती है, लेकिन 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 जो नोट्स टू अकाउंट होता है शेयर कैपिटल का, उसके अंदर ऑथराइज की भी जानकारी दी जाएगी, इशू की जानकारी भी दी जाएगी और सब्सक्राइब की जानकारी भी दी जाएगी। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अच्छा जी, अब देखिए, अब जो सब्सक्राइब्ड हुए हैं वो आइदर हो सकता है इन कैश हो या फिर अदर देन कैश हो। जो शेयर सब्सक्राइब्ड हुए वो आइदर इन कैश हो या फिर
अदर देन कैश हो। बात क्लियर है? यदि कैश है तो मतलब कि एप्लीकेशन रिसीव अगेंस्ट इशू ऑफ शेयर, मतलब कि शेयर इशू करने के बदले में क्या मिला है आपको, एप्लीकेशन रिसीव हुई है, मतलब कि आपने इन कैश शेयर इशू करे। ये क्या कह रहा है, जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो आइदर इन कैश हो सकता है या फिर अदर देन कैश हो सकता है। यदि इन कैश है, इफ यस देन एप्लीकेशन देखिए क्या पूरी इकट्ठी मिल गई है या फिर इंस्टॉलमेंट में मिली है। इंस्टॉलमेंट इन द सेंस मेरा कहने का मतलब क्या है, इंस्टॉलमेंट का मेरा कहने का मतलब ये है एप्लीकेशन अलग मिलेगी, अलॉटमेंट अलग मिलेगी, कॉल्स अलग मिलेगी, दैट विल बी नोन एज इंस्टॉलमेंट। और लमसम मतलब इकट्ठा, जैसे कि 10 रुपए का शेयर है, शेयर यही सपोज करिए हमने 10 रुपए का शेयर है, इस 10 रुपए को बोलते हैं पार वैल्यू। पार वैल्यू बोल लो या नॉमिनल वैल्यू बोल लो या फेस वैल्यू बोल लो शेयर की। इसके तीन तीन नाम होते हैं, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। जैसे सपोज करिए हमने 10 रुपए का शेयर इश्यू करा है, बात क्लियर, हो सकता है पूरे 10 रुपए इकट्ठे मिलने हैं या फिर 10 रुपए 5 एप्लीकेशन पर 3 अलॉटमेंट पर 2 कॉल पर, इसको बोलेंगे इंस्टॉलमेंट। बात क्लियर है? ओके, इसमें भी केसेस आते हैं फिर आप लोगों के साथ। मैं पहले आप लोगों के इन कैश डिस्कस करूंगा, देन मैं आप लोगों के साथ अदर देन कैश डिस्कस करूंगा। अच्छा जी, इन कैश की बात करें, मैंने आपसे क्या कहा कि शेयर आइदर इन कैश इश्यू हो सकता है फिर अदर देन कैश इश्यू हो सकते हैं। यदि कोई भी शेयर इन कैश इश्यू हो रहे हैं देन आप देखिए क्या इकट्ठा सारा पेमेंट आ रहा है या फिर टुकड़ों में आ रहा है। यदि इकट्ठा आ रहा है तो पहले आप क्या करिए, एक पहले एंट्री करिए रिसीव होने की, जितना अमाउंट आपको मिल रहा है। देखिए ध्यान देना, जो पहली एंट्री होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, आप सब लोग मेरी बात पे फोकस जरूर करना आप सब लोग, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी फिर। ठीक है, अब देखिए जो भी आपको एप्लीकेशन के टाइम पर फर्स्ट टाइम जो भी अमाउंट रिसीव होता है उसको बोलते हैं मनी रिसीव एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। हो सकता है कि पूरा अमाउंट रिसीव हो जाए या फिर कुछ अमाउंट रिसीव हो, कुछ भी हो सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो फर्स्ट एंट्री होती है उसके अंदर जो मल्टीप्लाई करते हैं वो किससे करते हैं, जितना हमें वास्तविकता में अमाउंट मिला है एप्लीकेशन में। हो सकता है कि किसी शेयर, जैसे कि हो सकता है हम इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं और कोई शेयर होल्डर होगा जिसने एप्लीकेशन के टाइम पर ही सारा अमाउंट दे दिया। ऐसे हमने क्वेश्चन करे थे ना कि एक शेयर होल्डर था, उसका नाम था सपोज करिए अली, अली ने क्या करा एप्लीकेशन के टाइम पर सारा अमाउंट पे कर दिया। तो मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से, जितना अमाउंट आपको एक्चुअली रिसीव होगा, शब्दों पे ध्यान दीजिए, जितना अमाउंट आपको एक्चुअली रिसीव होगा एप्लीकेशन के टाइम पर उतने ही अमाउंट से बैंक में क्या होगी, एंट्री करी जाएगी। अब दो सीन बनते हैं, आइदर ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। अब ये क्या कह रहा है कि शेयर इश्यू होगा कैश में, जी हाँ। अब सारा पैसा क्या इकट्ठा मिला है, इफ यस देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, पहली एंट्री होगी। और यदि इंस्टॉलमेंट में मिला तो पहली एप्लीकेशन की होगी, देन अलॉटमेंट की होगी, देन कॉल की होगी। ठीक है जी, अब देखिए जो इकट्ठा पैसा मिला है या फिर इंस्टॉलमेंट मिला है, यदि एप्लीकेशन पैसे मिलने हैं, अब देखिए क्या ये शेयर ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। यदि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, इफ यस देन तीन ऑप्शन हमारे पास होते हैं, जितनी एक्सेस एप्लीकेशन है उसका उसके तीन ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। वो क्या ट्रीटमेंट है, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना आप सब लोग। यदि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, यदि मैंने क्या बोला आप लोगों से, यदि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं कि जितनी एक्सेस एप्लीकेशन आई है कि सारा अमाउंट रिजेक्ट कर दें, या फिर कुछ प्रो राटा बेसिस पर कर दें, या फिर पूरा। मेरी बात ध्यान से समझिए, हमारे पास तीन ऑप्शन है, क्या पूरा रिजेक्ट कर दें, या फिर प्रो राटा बेसिस पर अलॉट कर दें, या फिर दोनों ही ऑप्शन एक्सेप्ट कर लें। बात क्लियर है? ओवर सब्सक्रिप्शन तीन सीन हो गए, यदि एक्सेस एप्लीकेशन आ रही है उस केस में, मतलब 10 लाख शेयर मैंने इश्यू करे हैं लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन आ रही है 12 लाख शेयर की, तो आप क्या
ओके, मेरी बात समझ में आ गई। यदि ओवर सब्सक्रिप्शन का सीन है तो फिर क्या होगा? ऑप्शन है कि सारा अमाउंट जितने एक्सेस हो सारा रिजेक्ट कर दें, या प्रो राटा बेसिस पे कर दें, या फिर दोनों ही कर लें। इफ ओवर सब्सक्रिप्शन, यदि ओवर सब्सक्रिप्शन है, यदि ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, यदि ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, देन क्या करेंगे? अब हम देखेंगे क्या 90% एप्लीकेशन मिल गई है इश्यू शेयर की। इफ यस, यदि 90% या उससे ज्यादा मिल गई है, इफ यस, तो आप शेयर इशू करो, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। यदि 90% नहीं मिली है, उससे कम मिली है, तो आप क्या करोगे? सारा अमाउंट वापस कर दोगे। आई होप मेरी इतनी बात आपको क्लियर होगी। देखिए ध्यान से समझिए, इनने क्या कह रखा है। देखो, यदि ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब जितना आपने इश्यू करा है उससे ज्यादा आपको एप्लीकेशन मिली है, दैट विल बी नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। यदि ओवर सब्सक्रिप्शन है तो आप देखिए, यदि ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, कि देखिए क्या अंडर सब्सक्रिप्शन है, अरे हाँ जी सर अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो देखिए क्या 90% या फिर उससे ऊपर एप्लीकेशन है या फिर इससे कम है। यदि इससे ऊपर है, इफ यस, तो आप शेयर इशू करो। यदि इससे कम है तो आप शेयर इशू नहीं कर सकते। सिर्फ जो अमाउंट हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, उसको वापस करो, उसको वापस करो। जिन जिन से पैसे आए हैं उन्हीं के बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफर करो। बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को इतनी? ठीक है। अब यदि आप वापस करोगे तो बैंक क्या होगी? क्रेडिट होगी, और डेबिट होगी शेयर एप्लीकेशन या फिर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन कब डेबिट होगा? जब इंस्टॉलमेंट का केस होगा। यदि शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट तब डेबिट होगा जब लमसम का केस होगा। बात क्लियर है? आई होप आप लोगों को मेरी इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, अब देखिए आगे मूव ऑन करते हैं। अब देखिए यदि ओवर सब्सक्रिप्शन है, इसमें मैं आपको आगे बता रहा हूं। देखिए मैंने क्या बताया कि आप देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है। यदि अंडर है तो चेक करिए, तो आप लोग चेक करिए क्या मोर देन इक्वल टू 90% है या फिर लेस देन 90% है। यदि मोर देन 90% है, शब्दों पे ध्यान देना, मैंने क्या बोला आप लोगों से? यदि मोर देन 90% हो तो आप शेयर इश्यू कर सकते हो। यदि लेस देन 90% तो आपको सारा अमाउंट क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। तो उनके बैंक अकाउंट से जिस एप्लीकेंट के बैंक अकाउंट से पैसे हैं उसी सेम अकाउंट के आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा। बात क्लियर है? ओके जी, अब देखिए यदि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, पहली एंट्री तो आपकी हो गई थी। पहली एंट्री हमने क्या करी थी बच्चों? सर पहली एंट्री करी थी हमने, पहली एंट्री हमने क्या करी थी सर? हमने जो पहली एंट्री करी थी वो पहली एंट्री थी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। यदि लमसम का केस है, यदि इंस्टॉलमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब इसी में ही आप देखोगे कि यदि ओवर सब्सक्रिप्शन है या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन है। यदि अंडर सब्सक्रिप्शन है तो आपकी ये, जैसे मैंने क्या कहा, देखो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ इससे कि आपको और अच्छे से समझा पाऊंगी। देखो देखो ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा आप लोगों से, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए मैंने आपसे ये कहा यदि पैसे मिल रहे हैं तो ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। यदि पैसे मिल रहे हैं तो ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। क्लियर है? ओके, अब देखिए फर्स्ट एंट्री आपकी ये हो गई जब पैसे मिलेंगे, ये हो या फिर ये हो, जो भी केस हो। यदि अंडर सब्सक्रिप्शन है, यदि अंडर सब्सक्रिप्शन है तो आपकी जो एंट्री होगी, जो आपकी एंट्री होगी ना, वो एंट्री होगी आपकी सेकंड एंट्री, ये होगी। बात क्लियर है? अच्छा जी, इतना क्लियर है? यदि पहली एंट्री आपकी होगी लमसम हो या इंस्टॉलमेंट हो, यदि अंडर सब्सक्रिप्शन तो सेकंड एंट्री आपकी होगी ये वाली। बात क्लियर है? ओके जी, अब आगे बढ़े। अब देखिए, अब देखिए, अब मैं आगे बात कर रहा हूं इन लमसम। अब देखिए जो एरो आ रहे हैं ना उसको कनेक्ट करने की कोशिश करिए आप लोग। अब ये एरो कहां से आ रहे हैं सर? एक तो ये वाला एरो चला आ रहा है, ये वाला एरो चला आ रहा है एक, तो ये किसका एरो? तो ओवर सब्सक्रिप्शन का। यदि ओवर सब्सक्रिप्शन है तो उसके तीन केस है। अब देखिए हो सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन इन केस ऑफ लमसम हो या फिर इंस्टॉलमेंट हो, कुछ भी हो सकता है। बात क्लियर है? यदि लमसम है इकट्ठा तो देखिए शेयर इश्यू होते हैं। शेयर तीन तरीके से इश्यू हो सकते थे, पार, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। ध्यान देना डिस्काउंट करना परमिट नहीं है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, इसलिए शेयर सिर्फ दो तरीके के इश्यू हो सकते हैं, पार और प्रीमियम।
अब देखिए शेयर भले लमसम या इंस्टॉलमेंट में हो, आप ये देखिए क्या शेयर पार पर है, क्या शेयर प्रीमियम पर है, या फिर इंस्टॉलमेंट देखिए क्या शेयर पार पर इश्यू हो रहा है, क्या शेयर प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है। इसका मतलब देखिए 10 का शेयर क्या 10 में इश्यू हो रहा है, या फिर 10 का शेयर क्या 12 में इश्यू हो रहा है। ठीक है, क्लियर। 10 का शेयर 10 में इश्यू हो रहा है, दैट विल बी नोन एज पार। ये 10 का शेयर 12 में इश्यू हो रहा है, दैट विल बी नोन एज प्रीमियम। आपको देखना है क्या ये पार है या प्रीमियम, कोई भी केस हो। बात क्लियर है। फर्स्ट एंट्री आपकी वो हो गई और सेकंड एंट्री आपकी अंडर सब्सक्रिप्शन की हो गई। अच्छा जी, मैं इसको एक काम करता हूं, इस पूरी एंट्री को सेकंड की ए एंट्री दे देता हूं। सेकंड ए ध्यान रखना, इस आइदर क्वेश्चन के अंदर सेकंड ए हो और सेकंड बी हो। देखिए फर्स्ट एंट्री हो गई आपकी क्वेश्चन में, देन आपकी सेकंड ए हो सकती है, सेकंड बी हो सकती है। सेकंड ए कब होगी सर, जब अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होगा। ध्यान देना आपको क्वेश्चन के अंदर अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन साथ में नहीं होगा, तो आप लोगों को जरूर ध्यान देना है आइदर सेकंड ए हो या सेकंड बी हो। पहली एंट्री तो ये होगी, देन सेकंड ए हो सकती है, सेकंड बी हो सकती है। बात क्लियर है। अच्छा बच्चे लोग एक चीज ध्यान देना आप सब लोग, देखिए जो जहां पर जैसे मैंने कहा कि लेस देन 90%, जहां पे मेरा एरो दिखाई दे रहा है लेस देन 90% तक, यदि लेस देन 90% तो हमने शेयर्स के सारे पैसे वापस कर दिए, तो यहीं पर ही आपको ये चार्ट होता है ओवर। सेकंड एंट्री यहीं पर ही ओवर हो जाती है यदि हम शेयर इश्यू नहीं करते। यदि शेयर पे एप्लीकेशन लेस देन 90% है तो यहीं पर ही आपकी एंट्री होकर खत्म होगी। पहली ये एंट्री होगी, सेकंड ए एंट्री होकर एंट्री खत्म हो गई। यदि मोर देन 90% है और या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन केस है, इसमें ही बात चल रही है, तो जो शेयर पे पैसे हैं वो आइदर लमसम पे मिल रहे हैं या इंस्टॉलमेंट में मिल रहे हैं। बात क्लियर। पे देखिए एट पार पे शेयर इश्यू हो रहा है या फिर एट प्रीमियम पर शेयर इश्यू हो रहा है। इंस्टॉलमेंट पे सेम एट पार हो रहा है या फिर एट प्रीमियम करा जा रहा है। मैं इसको नाम दे देता हूं सेकंड बी। सेकंड एक देखो फर्स्ट एंट्री तो हो गई एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी फर्स्ट। सेकंड एंट्री के अंदर दो पार्ट कर दिए, ए और बी। ए के अंदर मैंने क्या कवर करा है, यदि लेस देन ये लेस देन 90% शेयर पर एप्लीकेशन मिली है, और बी के अंदर मोर देन इक्वल टू 90% एप्लीकेशन प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन, ये मैंने बी के अंदर कवर कर लिया है। यदि ए केस होगा तो क्या होगा, फर्स्ट एंट्री होगी और सेकंड की ए की एंट्री होके शेयर की सारी एंट्री खत्म हो जाएगी। बात क्लियर है। यदि बी केस है, फर्स्ट एंट्री होगी देन सेकंड की बी एंट्री होगी, देन इसके फर्दर एंट्रीज होंगी। बात क्लियर है। वो कौन सी होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब देखिए यदि शेयर पार पर इश्यू हो रहा है, देखिए यदि पार का इश्यू होने का मतलब क्या, कोई भी प्रीमियम नहीं है। क्लियर है। तो आप लोगों को पता पहले पैसे आ गए, अभी जितने भी शेयर एप्लीकेशन पे अमाउंट आया है ये सारा अमाउंट हमें क्या करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। बैंक में तब आएगा जब हम अमाउंट को क्या कर रहे होंगे, रिफंड कर रहे होंगे। जब हम अमाउंट क्या कर रहे होंगे, वापस कर रहे होंगे, तब हम क्या करेंगे, बैंक के अंदर फिगर लिख देंगे। बात क्लियर है। और सेम इसमें देखिए यदि इंस्टॉलमेंट का केस है तो आप देखिए शेयर कैपिटल में हमने एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करा, देन बैंक आ गई यदि कोई भी अमाउंट रिफंड कर रहे हैं। शेयर अलॉटमेंट इसलिए आया है यदि कोई एडवांस है, और कॉल्स इन एडवांस इसलिए यदि कोई एडवांस है। देखिए ध्यान देना लमसम के केस में, मेरी बात ध्यान रखना, लमसम के केस में कभी एडवांस हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, कंपनी मैक्सिमम कितना अमाउंट रख सकती है सर, कंपनी मैक्सिमम शेयर की जो पार वैल्यू है उतने तक अमाउंट रख सकती है, या फिर सिंपल कहिए कंपनी मैक्सिमम शेयर की वैल्यू तक अमाउंट रख सकती है। बात क्लियर है। जैसे मैं एट पार की बात कर रहा हूं या फिर एट प्रीमियम, में दोनों कंबाइन करके बात कर रहा हूं, कंपनी मैक्सिमम इशू प्राइस के बराबर अमाउंट रख सकती है। यदि कोई भी अमाउंट इशू प्राइस से ज्यादा आ गया है कंपनी के पास, तो कंपनी का ऑप्शन नहीं है, कंपनी को वापस करना पड़ेगा लमसम के अंदर। बात क्लियर है कि लमसम में तो इकट्ठा सारा अमाउंट आता है, लमसम के अंदर हमेशा इकट्ठा एक साथ सारा अमाउंट आता है। तो इस केस में स्टूडेंट ध्यान जरूर रखना कि लमसम में कभी भी कोई भी एडवांस नहीं होता। यदि एडवांस होगा तो कंपनी को वापस करना पड़ेगा। कंपनी मैक्सिमम इश्यू प्राइस तक रख सकती है, और इश्यू प्राइस आइदर पार हो या फिर प्रीमियम हो। क्लियर है, वही मैंने आपको इधर समझाया है। इंस्टॉलमेंट पे क्या है सर, इंस्टॉलमेंट पे एप्लीकेशन आएगी, अलॉटमेंट आएगी, कॉल आएगी। हो सकता है एप्लीकेशन के टाइम पर अलॉटमेंट का पूरा अमाउंट मिल जाए, फिर कॉल का पूरा अमाउंट मिल जाए, तो भाई कंपनी तो एडवांस करके शो करेगी ना कि कंपनी ने मांगा तो है नहीं है,
लेकिन कंपनी में पैसे आ गए हैं। बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? वेरी गुड, क्लियर हो रही है। बस एक बात जरूर फोकस करना, लमसम के केस में कभी भी एडवांस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर लमसम में तो पूरा अमाउंट इकट्ठा मिल जाता है। और कंपनी मैक्सिमम कितना अमाउंट रख सकती है? सर कंपनी मैक्सिमम जितना कंपनी ने इश्यू करा है शेयर, उस इश्यू शेयर की कितनी इश्यू प्राइस है, कंपनी मैक्सिमम जो अमाउंट रखती है ना वो इश्यू प्राइस तक रख सकती है, आइदर लमसम हो इंस्टॉलमेंट हो। बात की लमसम के ना इकट्ठा सारा अमाउंट मिल रहा है तो भाई इश्यू प्राइस तक ही रखिए, उससे ऊपर जितना भी है उसको क्या करेगी? वापस करना पड़ेगा। बात क्लियर? इंस्टॉलमेंट में भी ऐसी है, कंपनी मैक्सिमम इश्यू प्राइस तक रख सकती है, यदि इश्यू प्राइस से ज्यादा है तो कंपनी को वापस करना पड़ेगा। बात क्लियर? तभी तो बैंक आ रहा है ऑप्शन, कंपनी वापस कर रही है। ओके, इतना क्लियर हो गया जी? यहाँ से इतना हम सबको क्लियर हो गया। अब देखिए यहीं पर ही आपका लमसम की एंट्री यहीं पर ही आपकी होती है ओवर। आपकी लमसम की एंट्री यहीं पर ही ओवर होती है। अब मैं आपको और सिंप्लीफाई करके पूरा बताऊं, अब और सिंपल करके बताऊं। अब देखिए, अब आप लोग बच्चों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास साबित होने वाली है आप लोगों के लिए। यदि मेरे को अच्छे से सुनते जा रहे हो तो टच वर्ड बता रहा हूं, आप शेयर में कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी। अब देखिए आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। अच्छा जी, अब देखिए जैसे मैंने कहा कि पहली एंट्री आपकी ये वाली होगी, ये होगी आपकी फर्स्ट एंट्री, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, फर्स्ट एंट्री आपकी ये वाली होगी जैसे मैंने आपको कहा। और सेकेंड एंट्री के अंदर अब देखिए अब मैं आपके साथ और बाइफर्केशन करूंगा। फर्स्ट में भी ए पॉइंट लमसम हो गया और बी पॉइंट हो गया इंस्टॉलमेंट। मैं एक काम करता हूं, एक ब्लैंक पेपर ले लेता हूं आप लोगों के साथ। चलिए, चलो मैं ब्लैंक पेपर अभी ले लूंगा आप लोगों के साथ। मेरी बात ध्यान से समझिए आप सब लोग। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट का हो सकता है ए पॉइंट हो या बी पॉइंट हो, इसको ऐसे समझिए आप लोग। इसको ऐसे समझिए, मैं आपको बता देता हूं। इंसर्ट नोट, देखिए देखिए मैं आपको बता देता हूं क्या मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं सिंपल एक लॉजिक बता देता हूं आप लोगों को, आपको कैसे करनी है एंट्री। देखिए फर्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन रिसीव्ड होने की, एप्लीकेशन रिसीव होने की बात क्लियर। एप्लीकेशन मनी के रिसीव होने की एंट्री होगी आपकी पहली। इसमें भी आप लोग ध्यान देना, इसमें भी दो बात हो गई। एक केस हो गया आपका लमसम और सेकंड केस हो गया आपका इंस्टॉलमेंट। ये तो समझाना चाह रहे हैं, जितना अच्छे से समझोगे उतना मजा आएगा पढ़ने में आप लोगों को, ठीक है। अब जो सेकंड एंट्री करी, अब सेकंड एंट्री में भी इन्होंने बाइफर्केशन करा। ए केस, यदि मैंने कहा आपसे यदि जो भी एप्लीकेशन मुझे मिली है वो, इसको इक्वल्स टू हटा देते हैं पहले तो, मैं दोबारा लिख देता हूँ इससे कंफ्यूजन ना, इसको लेस देन 90% लिखिए। यदि 90% से कम की एप्लीकेशन है तो इसका मतलब क्या हो गया? नो इशू ऑफ शेयर्स। यदि लेस देन 90% है तो कोई भी शेयर इशू नहीं करा जाएगा, मतलब सारा अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। बी केस के अंदर क्या होगा सर? बी केस के अंदर अब मैं जो बात करूंगा आप लोगों के साथ उसमें भी दो ऑप्शन है। बी केस के अंदर भी क्या है? दो ऑप्शन है। एक तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। देखो सिंपल बात बोलूं, एक केस के अंदर क्या है? नो इश्यू ऑफ शेयर्स। इसमें क्या, एक तो ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस मोर देन इक्वल टू 90%, मतलब कि 1 लाख की एप्लीकेशन 90,000 शेयर्स आए हैं, ठीक है, आप इशू कर सकते हो। या फिर 1 लाख की एप्लीकेशन 1,20,000 शेयर आए हैं, इधर क्या है? बी पॉइंट के शेयर को क्या करेंगे? इशू करेंगे, इशू ऑफ शेयर्स। यदि देखो यदि हम शेयर इशू नहीं कर सकते ए पॉइंट के, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सारा अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा।
क्लियर है? ये आपके सेकंड में ये केस बन गया, क्लियर है? अब जो थर्ड एंट्री होगी, देखो सेकंड के अंदर मैंने जो ए एंट्री बना दी, यदि हम कोई भी शेयर इश्यू नहीं करे, सारा अमाउंट वापस कर रहे हैं। अब सेकंड के अंदर बी जो एंट्री बनेगी ना, वो आइदर ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस मोर देन, प्लस मत बोलिए, ऑब्लिक बोल लीजिए, इनमें से कोई भी केस हो सकता है। ओवर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो मोर देन इक्वल टू 90% ऑफ शेयर का केस बन सकता है। आई होप मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो ही होगी, ठीक है जी। अब इसमें भी देखिए, अब इसमें भी दो बातें हैं, इसमें भी, अब इसमें भी दो बातें चलेंगी, आइदर पार पर है या प्रीमियम पर है। देखिए मैं आपकी शीट वापस निकाल देता हूँ, शीट को देखिए अब शेयर आइदर हो सकता है पार पर हो या प्रीमियम पर हो। इसको समराइज कर दूंगा। अब देखिए आपने देखा पार पर है या प्रीमियम पर है। यदि पार पर है और लमसम का केस है तब क्या होगा, यदि प्रीमियम है और लमसम का केस है तब क्या होगा, वो एंट्रीज भी आपको ये दे रखी है इसके अंदर। अब देखिए आप इसके अंदर, मैं वही चार्ट वापस आपके लेके आता हूँ जिसमें ड्रॉ कर रहा था। अब देखिए बी पॉइंट देखिए, अब ओवर सब्सक्रिप्शन या मोर देन इक्वल टू 90%। अब इसमें आप देखिए फर्स्ट पॉइंट जो एंट्री होगी वो हो सकता है, फर्स्ट इसको आई बोल लो या ऐसे रोमन नंबर में फर्स्ट लिख दो, और इसमें हो सकता है लमसम हो या फिर इंस्टॉलमेंट हो, आइदर लमसम हो या इंस्टॉलमेंट हो। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ लमसम के लिए एल, तो यहाँ पर भी एल लिखते हैं, आपको याद है मैंने क्या लिखा है, इंस्टॉलमेंट के लिए आए। यदि लमसम का केस है, इसमें भी देखा जाएगा क्या पार है क्या प्रीमियम है। डिस्काउंट पे शेयर इश्यू नहीं हो सकते, ध्यान देना, अभी भी एग्जाम में पूछ सकता है क्या शेयर डिस्काउंट पे इश्यू होते हैं, तो आप कहना कंपनीज एक्ट 2013 ने शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू करना बैन कर रखा है, प्रोहिबिट करा गया है या फिर रेस्ट्रिक्ट करा गया है। ये क्या है, लमसम में हो सकता है पार पे इकट्ठा अमाउंट पार पे मिल जाओ या फिर प्रीमियम पे मिल जाओ, इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है पार पे हो या प्रीमियम पर हो, ठीक है जी। ध्यान देना, मैक्सिमम जो अमाउंट मिलेगा ना आपको, मैक्सिमम आप जो अमाउंट रख सकते हो वो मैक्सिमम अमाउंट इक्विवेलेंट होगा इशू प्राइस के। मैंने क्या बोला आप लोगों से, मेरी बात पे फोकस करिए, जो मैक्सिमम अमाउंट आप कितना रख सकते हो, जो मैक्सिमम अमाउंट है वो आप कितना रख सकते हो, मैक्सिमम अमाउंट इक्वल्स टू इशू प्राइस। इशू प्राइस से ज्यादा किसी भी केस में आप अमाउंट नहीं रख सकते, ठीक है। यदि इशू प्राइस से ज्यादा अमाउंट है, तो फिर क्या होगा सर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारा अमाउंट वापस करना पड़ेगा। ये 10 यदि 10 का शेयर है और 10 रुपए तक रख सकते हो, उससे ज्यादा रखो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते, तो जितना भी एक्सेस अमाउंट है वो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। बात क्लियर है स्टूडेंट्स इतनी? जी हाँ सर, हमको क्लियर हो गई, वेरी गुड, क्लियर है, ओके। अब देखिए बच्चों एक चीज आने का, जो ओवर सब्सक्रिप्शन है इसमें भी 3 केसेस हैं आप लोगों के साथ, आपको पता होगा। सारी एप्लीकेशन वापस कर दो, प्रो राटा या फिर दोनों को कॉम्बो। आई होप आपको इतना मेमोराइज हो गया होगा, ठीक है जी। अब ये लमसम हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, इतना केस हम पढ़ चुके हैं। अच्छा बच्चों एक चीज बताऊं, अब जो प्रीमियम आता है, इस पे मुझे काफी इंपॉर्टेंट बात कहनी है, बिल्कुल ध्यान रखना। जो प्रीमियम होता है, जो प्रीमियम को जो अमाउंट हमको मिलता है ना, हम इसको कहाँ शो करते हैं सर, इसको हम शो करते हैं बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर। वेरी गुड। अच्छा जो प्रीमियम अमाउंट है ना, प्रीमियम अमाउंट जो है ना, उसको हम कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते। उसको जो प्रीमियम अमाउंट जो हमको मिला है ना, जैसे कि 10 का शेयर है और हमने 12 में इशू करा, जो दो रुपए जो हमको प्रीमियम मिले हैं ना, वो 2 रुपए का प्रीमियम हर चीज में यूज नहीं होता है, वो कहां पर यूज करा जाएगा उसको बताता है सेक्शन 52 सब सेक्शन 2। क्या बोला मैंने, उसको कौन बताता है, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2। प्रीमियम को कहां यूज करना है, इसको हेडिंग दूंगा मैं आपके साथ, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहां का यूज करा जाएगा, ये बताएगा सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के 4 नंबर का आता है, आएगा और आता रहेगा, एग्जाम के लिए 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा। क्या पॉइंट कहता है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको याद रखना। जो भी प्रीमियम होता है उस प्रीमियम को कैसे यूटिलाइज करा जाता है, क्या प्रीमियम हर जगह यूटिलाइज हो सकता है, सब नहीं हो सकता है। एमसीक्यू पूछा जाता है, क्या जो अमाउंट हमें प्रीमियम का मिला है, क्या वो प्रीमियम का अमाउंट हम हर जगह यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या कोई रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है? जी हाँ, प्रीमियम के अमाउंट पे रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, प्रीमियम का अमाउंट आप हर जगह यूज नहीं करोगे। अब प्रीमियम का अमाउंट यूज करोगे सिर्फ उन जगहों पर
जो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 बताता है। मेरी बात समझ में आ गई? ये एमसीक्यू बनता है, इस पर 4 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। क्या आप प्रीमियम सब जगह यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। इसको एज इट इज याद रखना। किसका सेक्शन है? कंपनीज एक्ट 2013 का। इसमें 5 पॉइंट बताए गए हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट में आप लोगों के डिस्कस करूंगा आगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया जी? यहां से इतना हमको क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा बच्चों अब देखिए, अब आप लोग, अब देखिए यदि लमसम का केस है, मैंने क्या कहा आपसे? वापस मेरे साथ मूव ऑन करिए आप सब लोग। जी हाँ सर, चलिए मेरे साथ आ गए आप लोग। हाँ सर, आपके साथ आ गए, वेरी गुड। अच्छा जी, अब ये देखिए, यदि लमसम का केस है, अब लमसम के केस में सिर्फ यही एंट्री होगी, मतलब कि लमसम के केस में आखिरी एंट्री होगी, इसके बाद अब कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि देखो शेयर पर पूरा अमाउंट मिल गया। यदि लमसम का केस है तो भाई ए एंट्री हो गई, बी में सिर्फ फर्स्ट एंट्री होगी, लमसम का केस है या फिर कोई भी केस हो, ये लमसम का केस हो, लमसम केस है, फर्स्ट एंट्री होगी, ये सारा अमाउंट मिल गया ना। अब कौन सी एंट्री होगी? यदि इंस्टॉलमेंट के केस है, यदि इंस्टॉलमेंट का केस है तो फिर फर्दर एंट्रीज होगी। बात क्लियर है? क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे तो अलग अलग आएगा ना, एप्लीकेशन अलग आएगा, अलॉटमेंट की एंट्री अलग होगी, कॉल की एंट्री अलग होगी। लेकिन जो लमसम है, इसके अंदर सारी एप्लीकेशन, सारी अलॉटमेंट और जितनी भी कॉल है, उन सबको इकट्ठा शेयर इश्यू करने के टाइम पर ले लिया जाता है। तो इधर तो भी और कोई एंट्री होगी नहीं ना, इधर तो हर एक एंट्री अलग अलग टाइम पे होगी। कभी एप्लीकेशन आती है, कभी अलॉटमेंट आती है, कभी कॉल आती है। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी लमसम होगा तो कोई भी कॉल्स इन एडवांस नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई? ना ही कॉल्स इन एरियर होगा। यदि लमसम का केस है, ना ही कोई कॉल्स इन एडवांस होगा, ना ही कॉल्स इन एरियर होगा। आप लोगों को बता देता हूं, लमसम केस में ना ही कॉल्स इन एडवांस होगा, ना ही कॉल्स इन एरियर होगा। लेकिन 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 इंस्टॉलमेंट के केस में कॉल्स इन एडवांस भी होगा और कॉल्स इन एरियर भी होगा। बात क्लियर है? एडवांस कैसे? एडवांस ऐसे कि एप्लीकेशन के टाइम पे हो सकता है किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट और कॉल दोनों दे दी हो, या अलॉटमेंट पे एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड हो गया, कोई भी सीन हो सकता है। बात क्लियर है? और फर्स्ट वाले केस में क्यों नहीं होगा सर? यदि कोई भी एडवांस आया है, सब एडवांस मैक्सिमम कहां तक रख सकते हो सर? जितने इश्यू प्राइस है मैक्सिमम वहां तक अमाउंट रख सकते हो। तो जो भी एडवांस होगा इश्यू प्राइस से ऊपर, वो आपको क्या करना पड़ेगा? तो सारा अमाउंट आपको बैंक के थ्रू वापस करना पड़ेगा। बात क्लियर है? इसमें तो कोई एडवांस होने का चक्कर ही नहीं है, इसमें तो एडवांस होने का चक्कर ही नहीं है। यदि एडवांस है तो हाल के आपको वापस करना पड़ेगा। और कॉल सिनेरियो होने का इसलिए इशू नहीं है क्योंकि साहब ये तुम स्टार्टिंग में पैसे ही नहीं दोगे तो तुम्हारे नाम पे शेयर इशू का हुए हैं, तुमने एप्लीकेशन मनी भिजवा दी है। देखो, कॉल सिनेरियो क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर जो इंसान आपके शेयर खरीदना चाहता है वो पहले पैसे भिजवाएगा, देन तभी तो हम उसको शेयर देंगे। स्टार्टिंग में देखो, इसमें 2 एंट्री होनी, फर्स्ट एंट्री पैसे आने की और सेकंड एंट्री लमसम केस में शेयर इशू करने की। तो भाई इससे ज्यादा एंट्री क्या होगी? यदि जब बंदा पैसे भिजवाएगा तभी तो हम उसको शेयर अलॉट करेंगे, तो भाई इसमें कौन सा एरियर हो जाएगा? क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आगे मूव ऑन करें। जी हाँ सर, आगे मूव ऑन करते हैं। काफी हद तक रिवीजन होता जा रहे हैं ना? ओके, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? आई होप आप सबको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग। आगे मूव ऑन करते हैं। आगे मैं आपसे बात करूं, अभी तो देखिए जैसे मैं आपको इतना बता दिया कि हम शेयर आइदर पार पे, प्रीमियम पे, ये सब हो चुका है। प्रीमियम कहां पर यूज करा जाएगा, इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बताता है कि जो अमाउंट हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम पे मिला है वो कहाँ हम यूज कर सकते हैं। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, एग्जाम में आता है आता है आता है, इसलिए इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको पूरा करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके जी, अब इतनी बातें पूरी हो चुकी है। अब मैंने आपसे कहा कि लमसम के केस में यहीं पर ही एंट्री आके ओवर हो जाती है, इतना मैंने आपको बताया। अब यदि इंस्टॉलमेंट है, अब इंस्टॉलमेंट है तो भैया पहली एंट्री वो हो गई। अब इंस्टॉलमेंट पे एंट्री पे पैसे मिले, ये हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन का अमाउंट आ गया, ये हो गया। ठीक है ना, एप्लीकेशन आया पार पे हो प्रीमियम पर हो, एप्लीकेशन का अमाउंट आ गया। देन फिर क्या होगा? देन देन देखिए सेकंड बी का, फर्स्ट केस तो ये हो गया कि आए दिन लमसम और इंस्टॉलमेंट, इन दोनों केस में एंट्री आपकी हो गई। यदि इंस्टॉलमेंट है देन फिर आगे बढ़ेगा, सेकंड केस के अंदर ही चल लेंगे।
सेकंड का, इस केस के अंदर सेकंड का ए पॉइंट अलॉटमेंट ड्यू करोगे और फिर अलॉटमेंट पे पैसे मिलेंगे। यदि कुछ कम मिले हैं तो कॉल्स इन एरियर होगा, यदि हो ठीक है, यदि कुछ कम मिले तो क्या होगा, कॉल्स इन एरियर होगा। और यदि कोई भी अमाउंट पहले ही मिल गया है तो हम क्या करेंगे, उसको शेयर अलॉटमेंट के साथ ही क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि इधर हमने शेयर अलॉटमेंट हेड खोला है, तो मतलब कि अलॉटमेंट का हेड जो हम डेबिट करते हैं ना एडवांस नाम से, तो हम सीधे शेयर अलॉटमेंट के अंदर जो भी एडवांस मिल चुका है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक बार मेरी बात सुनिए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने लमसम की एंट्री कर ली, देन हम इंस्टॉलमेंट पे बढ़ेंगे। लमसम की एंट्री यहां तक होगी, केस खत्म हो गई, सारी एंट्री खत्म। यदि इंस्टॉलमेंट का सीन है तो आप देखिए एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन इधर हमने एप्लीकेशन पे शेयर अलॉट कर दिए, फिर हमने क्या करी, अलॉटमेंट ड्यू कर दी। अब अलॉटमेंट ड्यू करी, आइदर प्रीमियम हो सकता है या प्रीमियम ना भी हो, ये भी हो सकता है। उसके बाद क्या है, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होगी। अब हो सकता है अलॉटमेंट मनी पूरी रिसीव ना हो, कुछ अमाउंट कुछ शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर दिया इसलिए उसका अमाउंट रिसीव ना हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कॉल से नहीं डेबिट में शो करेंगे। बात क्लियर है? ओके। अब जो भी हमें एडवांस मिला है उसको हम शेयर अलॉटमेंट के अंदर ही एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि हमने लेजर ही क्या खोला है, हमने जो लेजर खोला है वो खोला है सर शेयर अलॉटमेंट। तो भी जो भी इधर लेजर है शेयर अलॉटमेंट, तो डेबिट भी शेयर अलॉटमेंट करो और क्रेडिट भी शेयर अलॉटमेंट करो, तो एंट्री अच्छी नहीं लगेगी। फिर डेबिट में सेम नाम तो और क्रेडिट में सेम नाम, ये तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा जिधर ज्यादा अमाउंट है उधर उस साइड हम क्या करते हैं, एंट्री को लिख देते हैं। यदि क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट में डेबिट माइनस कर क्रेडिट में लिख देते हैं, डेबिट ज्यादा है तो डेबिट में से क्रेडिट में माइनस करके डेबिट में लिख देते हैं। आपके लिए क्या होगा, क्रेडिट की फिगर ज्यादा होगी तो इसलिए क्रेडिट में ही सारा अमाउंट आ जाएगा एडवांस एडजस्ट करने के बाद। क्लियर है? अब उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद सेकंड के केस के अंदर फर्स्ट एंट्री हो गई, सेकंड ये हो गई, सेकंड में भी सॉरी सेकंड केस के अंदर ए, सेकंड देखो मैं बता दूं, सेकंड के अंदर ये वाली एंट्री हो गई अलॉटमेंट की, देन क्या है, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो गई। उसके बाद आपने क्या करोगे, कॉल की एंट्री करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको सिंपल ऐसे समझिए आप सब लोग, ये सेकंड है, सेकंड केस देखो, फर्स्ट केस तो ये हो गया, इसमें सेकंड का ए ये हो गया और सेकंड का बी ये हो गया। सेकंड के बी के अंदर फर्स्ट केस ये हो गया और सेकंड ये हो गया। सेकंड के अंदर इसको ए बोल लो जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, इसको बी बोल लो। क्लियर है? या फिर और सिंपल समझिए, छोड़ो और सिंपल बाइफर्केशन करते हैं। सेकंड केस में ये एंट्री हो गई तो इसको ए बोलो। अलॉटमेंट के हमेशा दो, देखो जो भी आप एंट्री करते हो हमेशा दो एंट्री होती है, तो ये भी ये एंट्री हो गई। क्लियर है अलॉटमेंट की? अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको बोलिए थर्ड एंट्री, सेकंड की बी एंट्री, जिसको ऐसे बोले सेकंड की बी एंट्री। अब क्या, कॉल, अब कॉल ड्यू कर रहे हैं, देन कॉल पे पैसे मिल रहे हैं। अब यदि कोई भी एडवांस है, इधर भी तुम कॉल्स इन एडवांस करके शो करें अलग से, तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल्स इन एडवांस डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इधर ये लेजर नहीं खोलने हैं। यदि ये वाला लेजर खोल रहे होते ना डायरेक्ट कॉल्स इन एडवांस नाम से, तो हम क्या करते हैं, नेट ऑफ करके लिखते। लेकिन हमने इधर लेजर क्या खोला एडवांस के लिए, कॉल्स इन एडवांस। क्लियर है? कॉल्स इन एरियर भी इधर आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? यदि यदि इस पे प्रीमियम है तो प्रीमियम की एंट्री भी हो जाएगी। यदि कॉल पर प्रीमियम है तो ऐसे ही इधर एंट्री करते हुए टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व करके आ जाएगा। आई होप मेरी इतनी बात क्लियर होगी। क्लियर है? इसको सिंपल इन द सेंस ऐसे समझिए आप लोग, इसको ऐसे समझिए जिसमें मैंने आपको ये बताया है, देखिए जिसमें आपको इतना बताया, जैसा आपने इतना हमको बता दिया, ठीक है। अब देखिए आप सब लोग मेरी बात समझिए, जिसमें मैंने आपसे ये कहा कि फर्स्ट एंट्री हमारी ये हो गई, एप्लीकेशन मनी रिसीव ना आए लमसम में इंस्टॉलमेंट हो। सेकंड केस हमने देखा 90% से कम कितने, 90% उससे ज्यादा कितने हैं। क्लियर है? उसके बाद सेकंड के अंदर बी के अंदर फर्स्ट पार्ट लमसम इंस्टॉलमेंट, ये लमसम का केस है तो यहीं पर ही एंट्री होकर खत्म हो जाएगी। यदि इंस्टॉलमेंट का केस है तो अलग अलग एंट्री होगी, एप्लीकेशन पे कितना है, अलॉटमेंट पे कितना है, कॉल पे कितना है। और वैसे भी एप्लीकेशन की एंट्री तो हो गई होगी, ये रही एप्लीकेशन की एंट्री, और यहीं पे आपने क्या कर दी, पहले एप्लीकेशन को ड्यू करने के, एप्लीकेशन के टाइम में शेयर अलॉट करने की आपने क्या कर दी, एंट्री कर दी। देन आप क्या करोगे, अलॉटमेंट की एंट्री करोगे। अलॉटमेंट पे भी आते देखो पार है प्रीमियम है, हमेशा अलॉटमेंट की दो एंट्री होगी और कॉल की भी क्या होगी, दो एंट्री होगी। इतना क्लियर हो गया? आई होप इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा। जैसे ये काम होता है, मेन एंट्री तो आपकी हो जाती है, देन उसके बाद चार्ट को आगे मूव ऑन करते हैं। अब इधर देखिए आप लोग, ठीक है जी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप सब लोग प्लीज ध्यान देना, ध्यान से ध्यान देना, सबका फोकस मेरी साइड ही होना चाहिए, कहीं और ध्यान मत देना। चलिए
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हमेशा ध्यान रखना जितना भी प्रीमियम है वो सारा अलॉटमेंट पर है। यदि सिक्योरिटी प्रीमियम है और क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो मान लेना सारा प्रीमियम अलॉटमेंट पर है। बात क्लियर है? अदरवाइज ये क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा प्रीमियम कहां पर है, तो अलॉटमेंट में मान लेना, अदरवाइज ये क्वेश्चन कुछ कह रहा है तो देन उसकी क्वेश्चन की सुन लेना। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो भी एक्सेस एप्लीकेशन आएगी उसके बारे में क्वेश्चन क्लियरली बताएगा कि वो कहां पर एडजस्ट करी जाएगी। ठीक है, कॉल्स में तब करी जाएगी, ध्यान देना है, अलॉटमेंट पे तो करने, अलॉटमेंट पे करेंगे ही करेंगे, जो भी एक्सेस एप्लीकेशन आएगी वो अलॉटमेंट में तो एडजस्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन कॉल पर तब करेंगे जब क्वेश्चन कहेगा। यदि क्वेश्चन ने कहा है, ये क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है, तो जो एक्सेस एप्लीकेशन होगी ना उसको आप सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे और देन उसके अलावा जितना भी अमाउंट है आप उसको क्या कर दोगे, सारा वापस कर दोगे। क्वेश्चन क्लियरली कहेगा एक्सेस एप्लीकेशन को कहां पर एडजस्ट करना है। यदि क्वेश्चन ने कह दिया कि वो अलॉटमेंट के साथ कॉल पर भी करी जाएगी तो आप एडजस्ट करोगे। ये क्वेश्चन साइलेंट है तो आप सिर्फ अलॉटमेंट पे करोगे, कॉल पर नहीं करोगे। जितनी भी एक्सेस आएगी उसको आपको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। देखिए, इफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज रिटेन, यदि कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रख रही है तो उसको एडजस्ट करिए कॉल पर, मतलब यदि कॉल पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई तो उसको एडजस्ट करिए कॉल पर। बात क्लियर है? इन्हें इसी पॉइंट के ऊपर बाइफर्केशन दिया है। अब इसको सिंपल समझिए, सिंपल समझिए, यदि क्वेश्चन साइलेंट है प्रीमियम के रिगार्डिंग तो अलॉटमेंट माना जाएगा। ठीक है, यदि एक्सेस एप्लीकेशन आई है, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा किस पर आई, मतलब किस पर रखी जाएगी, तो आप सिर्फ अलॉटमेंट पे रखोगे, कॉल पर नहीं रखोगे। अलॉटमेंट पे रखने के आपको सीधे क्या करना पड़ेगा, सारा अमाउंट वापस करना पड़ेगा। बात क्लियर है? और आपको हमेशा कोशिश करनी है जब भी कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस हमेशा आप यूज करना। क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दे रखे थे, विदाउट ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट, विद ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो आपकी कोशिश रहेगी विद ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, हमने ये पूरा केस कवर कर लिया, इश्यू ऑफ शेयर्स इन कैश। क्लियर है? ये पूरा टॉपिक को अब हम करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन कह रहा है क्या शेयर इश्यू हुए कैश में, सर नहीं हुए। इफ नो देन, बच्चों जैसे ही मैं आपसे कह रहा हूं नो नहीं हुए तो आपके दिमाग में सीधे एक बात क्लिक हो जानी चाहिए, शेयर इश्यूड अदर देन कैश का मतलब क्या हो गया, सीधे एक दिमाग में बात क्लियर हो जानी चाहिए, सीधे दिमाग में बात आनी चाहिए। तो बात क्या होनी चाहिए, यदि शेयर अदर देन कैश इश्यू हो रहे हैं तो आपको बैलेंस शीट में 5 साल तक बताना पड़ेगा कि शेयर इश्यू है अदर देन कैश। ये कहां पर लिखा हुआ है, ये बैलेंस शीट में लिखा हुआ है शेड्यूल 3 के अंदर, शेड्यूल 3 पार्ट 1, शेड्यूल 3 पार्ट 1 जो बैलेंस शीट का है उसके अंदर लिखा हुआ है। मैं आपको आज पढ़वा दूंगा। अच्छा पढ़ना है, चलो सीधे बैलेंस शीट के मूव ऑन करते हैं हम लोग। देखिए चलें सीधे बैलेंस शीट के मूव ऑन करते हैं हम लोग, सीधे बैलेंस शीट पे चलते हैं। कहाँ है वो शेयर, देखो शेयर कैपिटल आ गया, दिखाई दे रहा है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर ही बात होगी जाएगी। देखो शेयर कैपिटल के अंदर आगे चलते हैं। अच्छा ये रहा, देखो ये लिखा हुआ है फॉर द पीरियड ऑफ 5 years immediately preceding the date at which balance sheet is prepared। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है, ये जो पॉइंट है ना मैं आपको पढ़ा देता हूं। देखो ये पॉइंट जो कह रहा है, देखो ये विदाउट पेमेंट बीइंग रिसीव्ड इन कैश, यदि आपको पेमेंट कैश में रिसीव नहीं होता है तो ये कह रहा है कि सपोज करिए आप बैलेंस शीट बना रहे हो, आपका एग्जाम होगा 31 मार्च 2021 में, 31 मार्च 2021 में बैलेंस शीट बना रहे हो, तो आपको नेक्स्ट 5 years तक 22, 23, 24, 25 आपको नेक्स्ट 5 years तक ये शो करना पड़ेगा। इमीडिएटली प्रीसीड मतलब नेक्स्ट, मतलब समझिए नेक्स्ट इन से आपको 5 साल तक शो करना पड़ेगा। सिंपल इनका कहने का मतलब 21 की बैलेंस शीट में 21 में दिखाओगे, 22 में भी बताओगे, 23 में भी, 24 में, 25 में भी। आप यदि कोई भी शेयर इशू कर रहे हो अदर देन कैश तो आपको 5 साल तक बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के नोट्स अकाउंट में बताना पड़ेगा कि हमने शेयर इशू करा अदर देन कैश, कितने शेयर अलॉट करे हैं ये आपको सब बताना पड़ेगा। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी वापस मूव ऑन करते हैं अपने उसी चार्ट के ऊपर। ठीक है जी, अब देखिए मैं क्या कह रहा था, यदि कोई भी शेयर
यदि कोई भी शेयर अदर देन कैश इशू करा जा रहा है। तो भाई इसमें मैंने आपको बताया था, यदि क्या हम कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, जी हाँ सर, तो असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर जिससे खरीदी जा रही है, या फिर बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब यदि गुडविल कैपिटल रिजर्व कब आता है, यदि गुडविल कब आएगा, जब जब आपके असेट, सपोज करिए असेट है आपकी 1 लाख की, लेकिन आप उसको 1,20,000 रुपए दे के आ रहे हो। मतलब कि आपको यदि कोई बिजनेस खरीद रहे हो, वो बिजनेस की वास्तविकता में जो असेट है ना, उस असेट की कीमत ही 1 लाख रुपए की है, लेकिन आप बिजनेस में जिससे बिजनेस खरीदे हो आप उसको 1,20,000 रुपए देकर आ रहे हो, जो आप एक्सेस अमाउंट देकर आ रहे हो 1 लाख के ऊपर 1,20,000 रुपए देकर आ रहे हो, दैट विल बी अमाउंट विल बी नोन एज गुडविल। बात क्लियर है? 1,20,000 के बिजनेस में, या फिर सिंपल समझिए 1 लाख की असेट है तो आपको 1 लाख रुपए देना चाहिए, लेकिन आप 1,20,000 रुपए दे रहे हो, जितना भी आपने एक्सेस अमाउंट पे किया दैट द अमाउंट विल बी नोन एज गुडविल। बात क्लियर है? ओके। कैपिटल रिजर्व और गुडविल इन दोनों में से हमेशा एक ही आएगा, दोनों साथ में नहीं आएगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, कैपिटल रिजर्व कब आता है सर? कैपिटल रिजर्व तब आता है जब असेट, समझे असेट है 1 लाख रुपए की, लेकिन मैं उस बिजनेस को खरीद के ला रहा हूँ 80,000 रुपए में, 1 लाख के असेट को खरीद के ला रहा हूँ 80,000 रुपए में, तो 20,000 का जो मेरा फायदा हो गया ना, दैट विल बी नोन एज कैपिटल रिजर्व। रियल लाइफ में ऐसी ट्रांजेक्शन बहुत कम होती है, इनने लेकिन बता दी है। अच्छा जी, अभी कैपिटल रिजर्व इसको कहाँ शो करते हैं सर? इसको हम कहाँ शो करते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर। कैपिटल रिजर्व बच्चों एक जगह और आ रहा था, जब हम शेयर को फॉरफिट करते हैं और री इशू करते हैं, तो जितने फॉरफिटेड शेयर, री इशू शेयर में जो भी फायदा होता है उस सबको कहां ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व के अंदर। कहां शो करते हैं? शेयर सॉरी, इसको हम शो करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर। मैं आपको दिखाते जाता हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस हेड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आज आपकी लिंक बहुत अच्छा हो जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस हेड दिखाई दे रहा है? जी हाँ सर, शेड्यूल 3 पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस दिखाई, इसमें पहला पॉइंट है कैपिटल रिजर्व। अच्छा बच्चों एक बात और बता देता हूँ, जो कैपिटल रिजर्व होता है, क्या जो इसमें जो भी हमारा कैपिटल रिजर्व का ना जो भी हमारा अमाउंट आता है, कि इस अमाउंट को हम हर जगह एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये भी इस पे भी रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। जो कैपिटल रिजर्व है ना, इसको हमसे एडजस्ट करते हैं कैपिटल लॉसेस में। कहा एडजस्ट करते हैं? कैपिटल लॉसेस में। अच्छा मैं आपको कुछ केसेस बता देता हूं कि कैपिटल रिजर्व कहां का आता है। सर कैपिटल रिजर्व आता है जब भी हम, आपने देख लिया ये सीन के, देखा आपने कैपिटल रिजर्व कहां पे आता है सर? कैपिटल रिजर्व एक केस तो क्या हो गया हमारे पास, यदि हमने बिजनेस सस्ते में, यदि हमने बिजनेस में, यदि हमें फायदा हुआ है खरीदने में, या फिर शेयर को फॉरफिट करके री इश्यू कर रहे हैं उसमें फायदा हुआ है। कैपिटल रिजर्व तब भी आता है यदि हम कोई भी असेट बेचते हैं ना, असेट बेचने में जो भी प्रॉफिट होता है ना, उस जगह पर कैपिटल रिजर्व आता है। क्लियर है इतना? जी यहाँ से क्लियर है। अब जो कैपिटल रिजर्व आ रहा है उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे सर? उसको एडजस्ट करेंगे सिर्फ हम कैपिटल लॉसेस। यदि मैंने असेट बेचा, असेट बेचने में नुकसान हो गया, तो उसको बोलेंगे कैपिटल लॉसेस, वहां पर एडजस्ट करा जाएगा। अच्छा मैं आपको सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में बोल रहा था। जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ये भी कहाँ आता है? रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर आता है। इसका भी रेस्ट्रिक्शन लगा, इसके ऊपर सेक्शन क्या रखा? 52 सबसेक्शन 2। बात क्लियर है? अच्छा जी, अब बच्चों एक चीज बता देता हूँ, जो भी आपका जनरल रिजर्व आता है ना, आपने पार्टनरशिप पढ़ी होगी, यदि कंपनी के अंदर यदि कोई भी जनरल रिजर्व है वो यहाँ पर आता है जनरल रिजर्व। ठीक है, यदि कंपनी के अंदर कोई भी प्रॉफिट हुआ है, इस साल यदि कोई भी प्रॉफिट हुआ है, यदि P&L बना रहे हो, कोई भी प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट इस हेड के अंदर शो करा जाता है। यदि नुकसान हुआ है तो उसको यहाँ पे शो करा जाता है नेगेटिव बैलेंस लिख, माइनस के साथ उस नुकसान को शो करा जाता है। यदि प्रॉफिट है तो प्लस के साथ हम क्या करते हैं? शो करते हैं। बात क्लियर है? इन्हें कितनी अच्छी बात कही, रिजर्व एंड सरप्लस इवन इफ द रिजल्टिंग फिगर इज इन नेगेटिव, मतलब नुकसान होगा तब भी यहाँ पे शो करोगे और फायदा होगा तब भी इसी हेड में शो करोगे। आई होप आप सबको अच्छा रिकंसाइल हो रहा होगा मेरे साथ ही। वेरी गुड। अच्छा जी आगे मूव ऑन करें। यदि मैंने शेयर अदर देन कैश क्या करे हैं? इशू कर दिए हैं। ठीक है, इसमें दोनों केस हो गया। एक केस आ गया, यदि प्रमोटर हुआ। प्रमोटर वो इंसान होता है जो कंपनी, जो वो इंसान होता है जो कंपनी को स्टार्ट करने के टाइम पर जो भी खर्च, मतलब जिसके दिमाग में आइडिया वो कंपनी स्टार्ट करनी है, दैट द पर्सन विल बी नोन एज प्रमोटर। पर्सन हु हैव आइडिया टू स्टार्ट द कंपनी, दैट द पर्सन विल बी कंसीडर्ड एज प्रमोटर। जो प्रमोटर खर्चा करता है उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? यदि कोई भी खर्चा
प्रमोटर करता है उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब बच्चों मेरी बात ध्यान रखना, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम आपका अमाउंट मिला है ना शेयर के ऊपर प्रीमियम का, उस प्रीमियम का आप अमाउंट जो भी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है इसमें एडजस्ट करने में यूज कर सकते हो। मतलब कि प्रीमियम को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। बात करें मतलब प्रीमियम का अमाउंट इधर आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। 52 सबसेक्शन 2 के अंदर 5 पॉइंट है, इसमें से एक पॉइंट ये है कि यदि कोई भी प्रीलिमिनरी या फिर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है तो आप उसमें प्रीमियम से एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने क्या करा है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये कैसे हुआ, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 की बदौलत ये हुआ है। बात क्लियर है। 5 पॉइंट है, इसमें से एक पॉइंट ये रहा कि सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को कहां का यूज करा जाए, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को एक पॉइंट ये है कि हम उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में यूज कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो हुआ है उसके खर्चों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा जी, एक बात और ध्यान रखना। अच्छा इसको अब अभी इसने सिक्योरिटी प्रीमियम इधर क्यों लिखा है, इसका लॉजिक मैं आपको और बाद में दूंगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों, इसका लॉजिक 52 से मत लेके जाओ, अभी आप इसको यहाँ से हटाओ। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, मैं इसको अभी 52 अभी मतलब 52 सबसेक्शन 2 अभी मत लगाइए, बाद में लगाना। इसमें ध्यान रखना सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ये कहता है जब भी कोई भी इनकॉर्पोरेशन प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो रहा है तो उसको जो खर्चा है उसका आप एडजस्ट कर सकते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम से। मतलब कि प्रमोटर को कैश में ना पे करते हो, आप उनको शेयर के प्रीमियम से भी एडजस्ट करा सकते हो। बात क्लियर। और सेकंड पॉइंट, एक पॉइंट ये भी कहता है यदि अंडर राइटर है तो अंडर राइटर को भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम के एडजस्ट कर सकते हो। मतलब कि 52 सबसेक्शन 2 के दो पॉइंट हो गए, एक हो गया आप प्रीमियरी एक्सपेंस, एक हो गया अंडर राइटर एक्सपेंस। इन दोनों को एडजस्ट कर सकते हो 52 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। 5 पॉइंट होते, दो तो ये हो गए, 3 में बाद में बताऊंगा कभी आपको। क्लियर है, ओके। चले आगे बढ़े। यहीं पर ही आपकी इसकी एंट्री खत्म होती है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और अंडर राइटर की। यदि शेयर इश्यू हुए अदर देन कैश में, यदि वेंडर आ रहा है तो भाई वेंडर को शेयर इश्यू नहीं करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और वेंडर टू शेयर कैपिटल तो प्रीमियम है। क्लियर है, यहीं पर ही इसकी एंट्री भी होती है खत्म। क्लियर है। अभी क्या दे रखा है, परचेज कंसिडरेशन गिवन इज मोर देन नेट एसेट, ये आपको मैं बता चुका हूं। तो ये क्या होगा, गुडविल। यदि मैंने 1,10,000 रुपए दिए हैं और असेट है 1,00,000 रुपए की, तो 10,000 जो आया है वो होगा आपका गुडविल। क्लियर है। यदि परचेस कंसिडरेशन कम है और नेट एसेट ज्यादा तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। क्लियर है, ओके। चले आगे बढ़े। जी हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका ये भी केस होता है खत्म। अब जो लास्ट केस बचता है वो बचता है आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर का। अब वो केस बचता है फॉरफीचर ऑफ शेयर का। अब शेयर करे जा रहे हैं फॉरफीट, आइदर हो सकता है जो शेयर फॉरफीट करे जा रहे हैं वो शेयर हो सकता है पार पे इशू हो, मतलब जो शेयर पार पे इशू है उन शेयर को फॉरफीट करे, या फिर जो शेयर प्रीमियम पे इशू है उनको फॉरफीट कर रहे हैं। यदि शेयर फॉरफीट हुए हैं, जी हाँ सर शेयर फॉरफीट हुए हैं, ठीक है जी, बढ़िए। तो एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि शेयर कम होंगे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट करा जाएगा। फॉरफिटेड शेयर के अंदर जितना अमाउंट, शब्दों पे ध्यान दीजिए, फॉरफिटेड शेयर के अंदर जितना अमाउंट हमको रिसीव्ड हो जाता है, और इसमें कितना था अमाउंट कॉल्ड अप, जितना कंपनी ने अब तक मांग लिया है। ध्यान देना जो शेयर फॉरफिट होते हैं वो आइदर हो सकता है अलॉटमेंट के बाद हो, कॉल के बाद हो। जितना अमाउंट कंपनी ने मांग लिया है उतने अमाउंट से इधर एंट्री थे, जैसे ही कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट करे हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के साथ। कंपनी ने एप्लीकेशन थी 5 की, एप्लीकेशन है 5 रुपए की, अलॉटमेंट है 3 रुपए की, और 2 रुपए की क्या है कॉल, 10 रुपए का ये हो गया। अब कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ पे कर दिए, इस जगह प्रॉफिट कर दिए, तो कॉल्ड अप कितनी हो गई, सो कॉल्ड अप हो गई 8। अमाउंट कितना रिसीव हुआ होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। बात क्लियर है। और जितना कॉल सिनेरियो आपने ड्यू किया था, जितना आपने कॉल सिनेरियो दिखाया था इस जगह पर एंट्री करे थे तो कॉल सिनेरियो आ रहा था, उन सब कॉल सिनेरियो को क्रेडिट करके, देखो मैं लिंक करता हूँ, सारे कॉल सिनेरियो को क्रेडिट करके यहीं पे खत्म कर दोगे। जैसे कॉल सिनेरियो क्रेडिट हो गए और यहाँ से बुक से ये हट जाएगा, बुक से फिर कॉल सिनेरियो नहीं आएगा। जैसे आप कॉल सिनेरियो क्रेडिट करोगे ना, बुक से कॉल सिनेरियो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्लियर, मैं एंट्री में सही कर लेता हूँ, एंट्री में काट नहीं रहा। यदि कॉल सिनेरियो क्रेडिट हो गए तो बुक से कॉल सिनेरियो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, टू शेयर, देखो कॉल सिनेरियो आइदर अलॉटमेंट पे हो सकता है या फिर
फर्स्ट कॉल पे हो सकता है। इनने कॉल सिनेरियो के अंदर लिख दिया कि आइदर अलॉटमेंट पे हो सकता है या फिर फर्स्ट कॉल पे हो सकता है। ठीक है जी। यदि शेयर इशू हुआ है प्रीमियम पर और उस शेयर को हम क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं, तो उस केस में शेयर कैपिटल डेबिट होगी जितना कॉल्ड अप है। मैंने अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट करें तो 8 रुपए कॉल्ड अप, तो 8 रुपए से हो गई डेबिट। और सिक्योरिटी प्रीमियम, यदि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला है तो भाई वो भी इधर आएगा, और जितना अमाउंट मिल गया फॉरफिटेड, जितने कॉल नहीं वो भी इधर आएगा। कॉल नहीं आएगा अलॉटमेंट पे हो सकते हैं या फिर कॉल्स पे हो सकते हैं, जैसा भी सीन बन जाए। क्लियर है। अब क्या कर रहे हैं, शेयर को री इशू कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, शेयर को री इशू कर रहे हैं। अब री इशू हो सकता है पार पे करें या प्रीमियम पे करें या डिस्काउंट पे करें। मैंने क्या कह रखा है आपसे, ओरिजिनल शेयर जो इशू होते हैं वो आइदर पार और प्रीमियम पे होंगे, डिस्काउंट पे नहीं होंगे। लेकिन जो री इशू शेयर होते हैं वो आइदर पार पे हो सकते हैं, प्रीमियम पे हो सकते हैं या फिर डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं। यदि पार है तो बैंक टू शेयर कैपिटल, यदि प्रीमियम है तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यदि डिस्काउंट है तो डेबिट करा जाएगा फॉरफिटेड शेयर्स। शब्दों पर ध्यान देना। यदि 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 डिस्काउंट डेबिट करा जाएगा फॉरफिटेड शेयर, यदि प्रीमियम है तो क्रेडिट करा जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अच्छा जी बच्चों, आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग। अब देखिए फिर क्या होगा, जब फॉरफिचर की हो गई, री इशू की, देन फिर क्या है, कैपिटल रिजर्व क्या करा जाएगा, आइडेंटिफाई करा जाएगा। क्लियर है। देखिए कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है सर, कैपिटल रिजर्व शेयर फॉरफिचर के अंदर, ध्यान देना, शेयर फॉरफिचर में जो अमाउंट आया है ना फॉरफिचर के एंट्री टू शेयर फॉरफिटेड, ये अमाउंट इसमें और इसमें से यदि कोई भी अमाउंट यहाँ पे यदि फॉरफिचर का डेबिट करोगे वो हटाने के बाद तो आपका आता है कैपिटल रिजर्व। जैसे फर्स्ट केस में देखिए जितना भी अमाउंट है पूरा अमाउंट इधर आ गया होगा, सेकंड केस में पूरा आ गया होगा, कुछ भी डेबिट नहीं है। थर्ड केस के अंदर जितने इधर अमाउंट रिसीव हो गए, जितने का डिस्काउंट है, इन दोनों को माइनस करके देन फिर अमाउंट आया होगा, सारे अमाउंट को हमने क्या करा, कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दिया। जब भी हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो फॉरफिटेड शेयर को डेबिट करना होता है, और कैपिटल रिजर्व जैसे ही क्रेडिट होगा तो मतलब कि रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर कैपिटल रिजर्व आना शुरू हो जाएगा। बात क्लियर है। अब इन्हें कितनी अच्छी बात कर रखी है। अब मैं आपको पूरा सीक्वेंस लिंक करके बताता हूँ। यदि शेयर फॉरफिट हुए हैं, हाँ जी सर शेयर फॉरफिट हुए हैं, आइदर पार पे हो सकते हैं, प्रीमियम पे हो सकते हैं। यदि पार पे हुए, प्रीमियम पे हो, ये एंट्री हो गई, फिर फॉरफिटेड शेयर री इशू हुए हैं। यदि री इशू के दौरान यदि कोई भी गेन हो रहा है, शब्दों पे ध्यान देना, यदि री इशू के दौरान यदि कोई भी गेन हो रहा है, इफ यस यदि गेन हो रहा है तो ये एंट्री, यदि गेन नहीं हो रहा है तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। बात, यदि गेन हो रहा है तो ये एंट्री होगी, गेन ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है, तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी, आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। यहीं पे आपका शेयर का ये चैप्टर होता है ओवर। लेकिन बच्चों इतना नहीं करेंगे, अभी हम बैलेंस शीट के बारे में और थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेंगे। आई होप आप सबको ये पूरा चार्ट क्लियर हो गया होगा। सिंपल समराइज मैंने बात करूं, शेयर कैश में इशू हो सकते हैं, अदर देन कैश इशू हो सकते हैं। ठीक है। यदि कैश है तो लमसम और या फिर इंस्टॉलमेंट भी हो सकते हैं। इसमें भी तीन केस, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन लेस देन 90%, मोर देन इक्वल टू 90%। यदि मोर देन इक्वल टू 90% और तो हम शेयर इशू करेंगे, लेस देन 90% तो शेयर इशू नहीं करेंगे। इतना क्लियर हो गया। फिर हमने ऐसे ही एंट्री कर दी इंस्टॉलमेंट और प्रीमियम के, फिर हमने फॉरफिचर की एंट्री सीखी, ये फॉरफिचर री इशू हो रहे हैं, देन उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, गेन हुआ तो कैपिटल रिजर्व करेंगे। लेकिन स्टूडेंट ध्यान देना, जब भी शेयर प्रॉफिट होंगे तो कॉल सिनेरियो हाल देखो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है कॉल सिनेरियो, तो मतलब कि बुक से हम हाल खत्म करेंगे, इधर डेबिट है कॉल सिनेरियो, तो भाई इधर हम क्रेडिट कर रहे हैं तो हम बुक से क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। मतलब कि स्टूडेंट ध्यान दें, यदि शेयर प्रॉफिट हो रहे हैं तो बुक के अंदर से कॉल सिनेरियो खत्म हो जाएंगे। देखो यदि सेम ईयर ही शेयर पे कॉल सिनेरियो सेम ईयर ही शेयर प्रॉफिट हो रहे हैं तो जो बैलेंस शीट होगी ना उसमें फिर कॉल सिनेरियो नहीं आएगा। यदि देखो इस साल तो कॉल सिनेरियो है लेकिन मैं इस साल प्रॉफिट नहीं कर रहा तो बच्चों कॉल सिनेरियो देन तब कॉल सिनेरियो आएंगे। मेरा ध्यान दीजिए, यदि सेम ईयर कॉल सिनेरियो और सेम ईयर शेयर प्रॉफिट हो रहे हैं तो बुक्स में कोई भी कॉल सिनेरियो नहीं आएगा। यदि सेम ईयर कॉल सिनेरियो है और नेक्स्ट ईयर शेयर प्रॉफिट हो तो इस साल बुक्स के अंदर कॉल सिनेरियो दिखाया जाएगा। कैसे दिखाया जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे साथ आगे बढ़िए आप लोग। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, दिखाई देगा आप लोगों को। यदि कॉल सिनेरियो मैंने कहा क्या कहा, ये सेम ईयर कॉल सिनेरियो है एंड सेम ईयर ही शेयर फॉरफिट हो गए, कॉल सिनेरियो है, और प्लस सेम ईयर ही फॉरफिचर हो गया तो भाई कॉल सिनेरियो में कुछ भी अमाउंट नहीं आएगा। यदि देखो इस साल, देखो यदि इस साल, ध्यान दीजिए मेरी बात ध्यान देना, यदि मैं 20-21 में कॉल सिनेरियो है
लेकिन जो शेयर फॉरफिट हुए हैं 21-22 में हुए हैं, तो भाई 20-21 के अंदर तो कॉल सिनेरियो शो करना पड़ेगा। जब हम 21-22 में जाएंगे तब हम कॉल सिनेरियो को खत्म कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? इधर आ गया आपका कॉल सिनेरियो। यदि सेम ईयर में कॉल सिनेरियो, सेम ईयर में फॉरफीचर है, तो इधर कुछ भी नहीं आएगा। यदि सेम ईयर में कॉल सिनेरियो है लेकिन प्रॉफिट नहीं हुए तब इधर आएगा। देखिए यदि शेयर के ऊपर सेम ईयर ही कॉल सिनेरियो है और सेम ईयर ही प्रॉफिट हो रहे हैं, तो वो अमाउंट कॉल सिनेरियो से शिफ्ट होकर वो अमाउंट शेयर प्रॉफिटेड के अंदर चले जाएगा। बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? अच्छा बच्चों ध्यान देना, शेयर फॉरफीचर में भी तब आता है जब शेयर फॉरफिट तो हो रहे हैं लेकिन री इशू नहीं हो रहे, फॉरफिट हो रहे लेकिन री इशू नहीं हो रहे, तब हम शेयर फॉरफिट में लिखते हैं। यदि फॉरफिट हो रहे हैं और री इशू हो गए तो फिर यहां पर कुछ भी नहीं लिखा जाता, क्योंकि सारा अमाउंट, देखिए मैंने क्या कहा, यदि फॉरफिट हो रहे हैं री इशू नहीं हो रहे तो इधर लिखा जाएगा। यदि फॉरफिट हो रहे हैं और री इशू हो रहे हैं तो इधर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, सारा अमाउंट रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर कैपिटल रिजर्व के अंदर चला जाएगा। मैं एक बार पूरा रिपीट करना चाहूंगा, मैंने अभी तक आपसे क्या बोला। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, कॉल सिनेरियो से कहना चाह रहा हूँ, कंपनी का कोई शेयर होल्डर जिसने डिफॉल्ट किया, उसने पेमेंट नहीं कराए, तो उस केस में देखिए यदि उसने पेमेंट नहीं किया, सपोज उसने 20-21 में पेमेंट नहीं किया, तो हमने बुक कर लिया कॉल सिनेरियो नेम से। अब सपोज एक कंपनी ने इस साल शेयर प्रॉफिट नहीं कराए, कॉल सिनेरियो इस साल बुक कर लिया लेकिन कंपनी ने शेयर प्रॉफिट के नेक्स्ट ईयर में, तो इस साल की जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तब इसमें कॉल सिनेरियो के अंदर अमाउंट लिखा जाएगा। बात क्लियर है? अब दूसरा सीन देखिए, यदि कंपनी ने कॉल सिनेरियो इस साल हो गया और कंपनी ने सेम ईयर ही 20-21 में ही शेयर प्रॉफिट कर लिए, तो बच्चों ध्यान देना शब्दों पर, तो यदि कंपनी ने सेम ईयर ही फॉरफिट कर लिए तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, तो फिर इधर अमाउंट नहीं लिखा है तो फिर शेयर फॉरफीचर के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, अब शेयर फॉरफीचर के लिए सुनिए, यदि 20-21 में शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, यदि कंपनी ने 20-21 में ही शेयर री इशू कर दिए तो फिर यहां पर भी अमाउंट नहीं लिखा जाएगा। बात समझिए, 20-21 में कॉल सिनेरियो है, 20-21 में शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, तो ये सारा अमाउंट फॉरफीचर के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब भाई फॉरफीचर में देखिए 20-21 में शेयर फॉरफीचर है और 20-21 में सपोज करें 20-21 में री इशू नहीं हो रहे, तो शेयर फॉरफीचर में लिखा जाएगा। यदि दूसरी कंडीशन है 20-21 में प्रॉफिट तो हो रहे हैं और 20-21 में ही री इशू हो रहे हैं, सेम ईयर प्रॉफिट हो रहे हैं, सेम ईयर री इशू हो रहे हैं, तो उस केस में फिर सारा अमाउंट कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसको मैं और सिंप्लीफाइड मैनर में आपको बताने की कोशिश कर सकता हूं, देखिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको और बताता हूं इसको सिंप्लीफाइड मैनर में। देखिए मैं आपसे क्या कहा, यदि किसी भी शेयर होल्डर ने 20 20-21 की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, किसी भी शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया है तो भी कॉल सिनेरियो आ गए। अब इसमें सीन देखिए, दो केस बनाइए, ए केस शेयर फॉरफिट हो रहे हैं 20-21 में या फिर शेयर प्रॉफिट हो रहे हैं 21-22, हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 2021 की। ठीक है, क्लियर है? ये शेयर प्रॉफिट 20-21 में हो रहे हैं तो कोई भी कॉल सिनेरियो के अंदर अमाउंट नहीं लिखा जाएगा। यदि शेयर प्रॉफिट इस साल नहीं हो रहे, हम तो इसी साल की बैलेंस शीट से मतलब रखेंगे, तो भैया यदि इस साल प्रॉफिट ने नेक्स्ट ईयर हो रहे हैं तो ध्यान देना, यदि शेयर प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर इस साल नहीं होता, हम तो इस साल की बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो फिर इस साल की बैलेंस शीट में कॉल सिनेरियो लिखा जाएगा। बात क्लियर हो गई? क्लियर है? अब देखिए, अब यदि ये वाली सिचुएशन है, यदि ये वाली सिचुएशन है, ध्यान देना, आप सब लोग ध्यान देना, यदि शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, यदि शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, अब इसमें भी ध्यान दीजिए, यदि जो शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, यदि जो शेयर फॉरफिट हो रहे हैं 20-21 में, क्या इसमें भी सीन बनाइए, इसमें फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट बनाइए, क्या जो शेयर फॉरफिट हो रहे 20-21 में, क्या सारे 20-21 में ही री इशू हो गए या फिर री इशू 20-21 में नहीं हुए? यदि 20-21 में री इशू हो गए, यदि 20-21 में री इशू हो गए तो भाई फॉरफीचर में भी फिर क्या होगा, फिर सर फॉरफीचर के अंदर अमाउंट नहीं लिखा जाएगा। यदि 20-21 में शेयर फॉरफिट हो, 20-21 में री इशू हो गए तो शेयर फॉरफीचर के अंदर कुछ भी अमाउंट नहीं लिखा जाएगा। यदि 20-21 में फॉरफिट हो रहे हैं और री इशू हो रहे हैं, कभी बाद में हो रहे हैं लेकिन 20-21 में नहीं हो रहे, तो फिर शेयर फॉरफीचर के अंदर अमाउंट लिखा जाएगा। ठीक है, सॉरी इसको फिर ऐसे लिखिए, तो फिर इस जगह पे शेयर फॉरफीचर के अंदर अमाउंट लिखा जाएगा। यदि 20-21 में शेयर प्रॉफिट हो लेकिन 20-21 में शेयर री इशू नहीं हो रहे, तो फिर
फॉरफीचर में अमाउंट लिखा जाएगा, ठीक है। यदि फर्स्ट केस की बात करें 2021 में फॉरफीट हो रहा है, 2021 में री इश्यू हो रहे हैं, तो फॉरफीचर कुछ ही अमाउंट नहीं लिखा जाएगा। देन जो सारा अमाउंट है, देन वो यदि कोई भी गेन हो रहा है उस अमाउंट के ऊपर, री इश्यू के ऊपर, वो सारा जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। कहां पर? रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर। कैपिटल रिजर्व को जो अमाउंट है इसको एडजस्ट करेंगे सिर्फ हम कैपिटल लॉसेस में ही, और कहीं पे भी कैपिटल रिजर्व को हम एडजस्ट नहीं कर सकते। आई होप मेरी बात आपको क्लियर होगी। आपके इस लेवल पर हम कैपिटल रिजर्व को सिर्फ कैपिटल लॉसेस में एडजस्ट करेंगे और कहीं पे भी एडजस्ट नहीं करेंगे आपके इस लेवल पर। क्लियर है? ओके जी, वापस हम कहाँ चलते हैं। चार्ट तो हमारा पूरा हो चुका है। मैं एक बार बैलेंस शीट को ओवरव्यू करवा देता हूँ जल्दी से। पहले मैं आपको इस पे ले आता हूँ वापस से। अब देखिए आप सब लोग, यहाँ पे भी आपको पूरा क्लियर हो। ऑथराइज की जानकारी आ गई, इशू आ गई, सब्सक्राइब दो, फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप। हमेशा ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पे जितना भी अमाउंट होगा ना सब्सक्राइब करना, सिर्फ इशू प्राइस आए, सॉरी सिर्फ नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू या फेयर वैल्यू आएगी, शेयर के फेस वैल्यू आएगी। जो भी प्रीमियम होगा वो सब जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, और वो हेड होगा रिजर्व एंड सरप्लस हेड। आई होप ये आपको पूरा बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट, वो भी शेयर कैपिटल पूरा क्लियर होगा। मैं सीधे बैलेंस शीट के मूव ऑन करता हूं आप लोगों के साथ। अच्छा जी, चलिए बैलेंस शीट पे बढ़ते हैं। ये क्या चल रहा है? शेड्यूल थर्ड। हमेशा बैलेंस शीट P&L कंपनी के अंदर शेड्यूल थर्ड के अंदर कवर होती है। शेड्यूल थर्ड का जो पार्ट 1 है, दिखाई दे रहा है, दैट द पार्ट 1 इज बैलेंस शीट, और जो पार्ट 2 है वो पार्ट 2 है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब पार्ट 1 की बात करते हैं। याद करने की ट्रिक बताई थी मैंने आपको, FND LO CIT CSO, ये तो असेट की ट्रिक थी। आप लोग होप से ऐसे ही याद कर देंगे, FND LO ये असेट की ट्रिक है, और CIT CSO कैसे याद करते हैं आप लोग? ऐसे याद करते होंगे, F मतलब फिक्स्ड असेट, N मतलब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, D मतलब डेफर्ड टैक्स असेट, L मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, O मतलब अदर नॉन करेंट असेट्स, FND LO। और असेट के करंट असेट CITCSO, ये असेट की ट्रिक है। आई होप आप सब लोग ऐसे ही याद करते होंगे। अच्छा ठीक है, अब आपको शेयर के अंदर मेन जो फिगर्स आती है वो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आती है, उसमें भी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर फिगर ज्यादातर आएगी आपके इस लेवल पर। बात क्लियर है? शेयर के अंदर सिर्फ इतने में फिगर है और कहीं पर भी फिगर्स नहीं आएगी आपके लिए। और बाकी उसके अलावा शेयर पर जो भी पैसा मिलता है वो सारा पैसा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे हम क्या करते हैं? रखते हैं। आई होप मेरी बात इतनी आपको क्लियर हो गई होगी। शेयर कैपिटल मेरे को आपको जो मेन लगा था मैंने आपको वो पढ़ा दिया है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है जी, रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे को जो जरूरत थी मैंने आपको वो बता दिया है। ठीक है जी, वैसे बहुत बढ़िया है ये तो इतना अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, इस चीज को यहीं पर ही ओवर करते हैं। अच्छा जी, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। एक होता है कैपिटल रिजर्व, एक डिफरेंस और मुझे बताना है। एक होता है कैपिटल रिजर्व, एक होता है रिजर्व कैपिटल। ये दो वर्ड होते हैं। कैपिटल रिजर्व तो आपने सुन लिया होगा नेम। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व के बारे में आपने सुन लिया होगा। कैपिटल रिजर्व कब अराइज होता है? सर जब हम शेयर को बेचते हैं तब आ सकता है। शेयर बेचने पे यदि कोई भी गेन हो रहा है तो उस केस में कैपिटल रिजर्व आ सकता है। या फिर सर हम कोई भी बिजनेस खरीद रहे हैं और बिजनेस खरीदने में फायदा हो रहा है तब भी आ सकता है। या फिर सर यदि हम कोई भी असेट खरीदे, असेट खरीदने में फायदा हो रहा है तब भी कैपिटल रिजर्व आ सकता है। और सर कैपिटल रिजर्व को हम एडजस्ट करेंगे कहां पर? सिर्फ कैपिटल लॉसेस, मतलब जो भी नुकसान हो रहे हैं बिजनेस के ना, सिर्फ वहीं पर ही कैपिटल रिजर्व को क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो रिजर्व कैपिटल है, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिजर्व कैपिटल। अब जो रिजर्व कैपिटल है वो क्या होता है? सपोज करिए जो कंपनी है, कंपनी ने सपोज करिए 10 रुपए के हिसाब से शेयर इशू करे हैं। कंपनी ने क्या करे हैं? 10 रुपए के हिसाब से शेयर इशू करे हैं। अब देखिए, अब कंपनी के दो ऑप्शन होते हैं। कंपनी यदि सारा अमाउंट मंगवा ले, मतलब 10 रुपए का शेयर है, पूरा 10 रुपए आइदर इंस्टॉलमेंट में मंगवा ले या लमसम में मंगवा ले, कुछ भी हो सकता है। या फिर कंपनी ने क्या करा, 10 रुपए के शेयर हैं और कंपनी ने सिर्फ 8 रुपए मंगवाए। कंपनी ने ये कहा कि अब जो 2 रुपए हैं, अब हम 2 रुपए तब मंगवाएंगे जब कंपनी को जरूरत पड़ेगी वाइंडिंग अप के टाइम पर। मतलब की बात ध्यान दीजिए, जो रिजर्व कैपिटल है, जो रिजर्व कैपिटल है उसके अंदर क्या होता है, जितने में शेयर, जो शेयर होता है 10 रुपए का, वो पूरे उस पर पूरा अमाउंट नहीं मंगवाया जाता है, उस पर सिर्फ हम कुछ अमाउंट मंगवाते हैं। जैसे 10 रुपए में से कंपनी ने 8 रुपए मंगवा लिए, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है
जो बच जाता है वो कंपनी कब कॉल करती है, कंपनी उसको तब कॉल करती है वाइंडिंग अप के टाइम पर। मतलब कि सिंपल इसको आप ऐसे समझिए, रिजर्व कैपिटल के अंदर वो अमाउंट लिखा जाता है जो कंपनी कॉल नहीं करती, इसलिए इसको बोलते हैं अनकॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? अनकॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल का मतलब कंपनी इस अमाउंट को कॉल नहीं करती, तब तक नहीं करती तो कंपनी बंद नहीं होती। मतलब कंपनी 10 रुपए का शेयर है, कंपनी इससे पूरा अमाउंट नहीं मंगवाएगी, कंपनी इस पर 8 रुपए मंगवाएगी, 2 रुपए तब मंगवाएगी जब बिजनेस वाइंड अप होगा, बिजनेस बंद होगा। अब जो 2 रुपए है ना, इसी को बोलते हैं हम अनकॉल्ड कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं हम? अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, रिजर्व कैपिटल का मतलब ये है, रिजर्व कैपिटल का पर्पस ये है कि जो अमाउंट है, रिजर्व कैपिटल पर्पस ये है, जो अमाउंट हम नहीं मंगवा रहे वो बेसिकली तब मंगवाया जाएगा जब कंपनी बंद करी जाएगी। जब बंद करने पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम इससे कहेंगे भाई पैसे भिजवाओ जो शेयर पे हमने उस वक्त नहीं लिए थे। अब जो 2 अमाउंट बचा है वो 2 रुपए का अमाउंट को बोलेंगे हम रिजर्व कैपिटल। ये आपको होता है कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में डिफरेंस। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आप सब लोग इसको पढ़ के देखना, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 एक बार आप सब लोग गो थ्रू करके देखना। क्लियर है स्टूडेंट्स? आज का सेशन में यहीं पर ही ओवर करता हूं आप लोगों का। ठीक है, यदि